हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा, आपको एमपीजीके पढ़ा रहा हूं। यह एमपीजीके एमपीपीएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए कृपया आप सभी लोग ध्यान से देखें और पढ़ें। जहाँ पर न समझ में आए प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज हम इसमें हमारे मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास। तो मध्यकालीन इतिहास में हम देखते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में कुछ मुस्लिम शासकों का शासन रहा था। हमारे मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से पर, कुछ भागों पर मुसलमान शासकों ने शासन किया था। तो इसको हमें पढ़ना पड़ता है, इसलिए हम मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास पढ़ते हैं। क्योंकि जब भारत में मुस्लिम शासकों का शासन हुआ था तो हमारे मध्य प्रदेश में भी हुआ था, इसलिए हम इनको हमारे मध्य प्रदेश के इतिहास में भी पढ़ते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें शुरू करते हैं हम सबसे पहले कि जो राजा हर्ष था, तो हर्ष की मृत्यु के बाद में हमारा मध्य प्रदेश कई छोटे छोटे भागों में बढ़ चुका था। तो इसमें अपन देखते हैं कि उसके बाद में हमारा मध्य प्रदेश कई भागों में बढ़ जाता है। और जैसे मालवा में परमारों का शासन हो गया, ठीक है, इधर विंध्य में चंदेलों का शासन हो गया, फिर इसके बाद में महाकौशल में कलचुरी वंश के राजाओं का शासन हो गया। तो ऐसे अलग अलग भाग में मध्य प्रदेश बढ़ जाता है। फिर इसमें अपन देखते हैं सल्तनत काल के समय मध्य प्रदेश की स्थिति कैसी थी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं जो शब्द आया है सल्तनत, ये सल्तनत का मतलब क्या है? तो वहाँ पर अपन देखते हैं दिल्ली में सुल्तान पद की शुरुआत होती है। तो 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है और कब तक रहती है ये? 1526 तक। फिर 1526 में बाबर आएगा तो बाबर बादशाह पद शुरू कर देगा। तो वहाँ से फिर मुगल काल शुरू हो जाएगा, ध्यान रखना। तो मुगल वंश की स्थापना हमारे भारत में बाबर करेगा। तो हम अभी यहाँ पर पढ़ रहे हैं सल्तनत काल। सल्तनत काल का समय 1206 ईस्वी से लेकर 1526 तक रहेगा। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था? तो दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना करने वाला व्यक्ति था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यहाँ पर आप जो फोटो देख रहे हैं ये मोहम्मद गौरी की है। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम हमने लिया है, कुतुबुद्दीन ऐबक इसी मोहम्मद गौरी के साथ में आया था और मोहम्मद गौरी का ही गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अब जब ये राज सिंहासन पर बैठता है दिल्ली में, तो इसको कहा गया था कि आप कोई दूसरा पद धारण कर लो। तो इसने कहा कि मैं सुल्तान का पद धारण नहीं करूंगा, मैं गुलाम के रूप में ही काम करूंगा। किसके गुलाम के रूप में काम करूंगा? ये मोहम्मद गौरी गुलाम के रूप में काम करेगा। उसने ऐसा बोला था उस टाइम पर, क्योंकि इसी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी ने ग्वालियर के लोहांग देव को पराजित किया था। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने चंदेल वंश के राजा परिमल देव को पराजित किया था और उसको जीत लिया। कालिंजर को कब जीता था इसने? 1202 ईस्वी में। तो मोहम्मद गौरी के ही साथ आया था कुतुबुद्दीन ऐबक। ध्यान रखना, मैं बार बार आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चन अपने से पूछे जाते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। अब मोहम्मद गौरी यहाँ से क्षेत्रों को जीतकर ये चला गया था भारत छोड़कर, फिर बचा कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक यही रह गया था और कुतुबुद्दीन ऐबक को सारा राजपाट सौंपकर वो मोहम्मद गौरी यहाँ से चला गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो अपने से क्वेश्चन पूछेगा कि कालिंजर का वह कौन सा शासक था जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने पराजित किया था और कालिंजर पर अधिकार कर लिया था? तो उसका नाम आपको ध्यान रखना है, राजा परिमल देव। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगला जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इससे कुतुबुद्दीन ऐबक ने हमारे मध्य प्रदेश में मालवा, मांडू, ग्वालियर और उज्जैन इन पर अधिकार किया और अधिकार करने के बाद में अपने सल्तनत काल में इनको मिला लिया था, मतलब दिल्ली सल्तनत में इनको सबको मिला लिया। ठीक है, इसके बाद फिर आगे जाता है इल्तुतमिश। तो यहाँ पर आप जो फोटो देख रहे हैं ये इस प्रकार से था कुतुबुद्दीन ऐबक, और उसके बाद फिर ये नीचे आ जाता है इल्तुतमिश। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में जो अगला शासक हुआ दिल्ली सल्तनत का, उसका नाम हुआ इल्तुतमिश। ऐबक की मृत्यु के बाद में ये शासक बन जाता है और फिर प्रतिहारों ने ग्वालियर में, चंदेलों ने कालिंजर में और अजयगढ़, इन पर इन लोगों ने अपना अधिकार कर लिया था। किसने अधिकार कर लिया था? तो ये प्रतिहारों ने। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो इससे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो चुकी थी तो उसके बाद में हमारे मध्य प्रदेश में ग्वालियर में किसने अधिकार किया था? तो इसका नाम आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ग्वालियर पर प्रतिहारों का अधिकार हो गया, फिर चंदेलों ने कालिंजर पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, और अजयगढ़ पर। तो ये इसमें आपको ध्यान रखना है।
फिर इसके बाद हम आगे देखते हैं, इल्तुतमिश ने मांडू और ग्वालियर और मालवा इन पर विजय प्राप्त की थी, इनको अपने अधिकार में कर लिया। और उज्जैन में जो भगवान शंकर का मंदिर है जिसको महाकालेश्वर के नाम से जानते हैं, तो महाकालेश्वर मंदिर को लूटा था। तो आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि सल्तनत काल में वह कौन सा शासक था जिसने उज्जैन के महाकाल मंदिर को लूटा था, तो इसका नाम आपको ध्यान रखना है, इसका नाम है इल्तुतमिश। इसके बाद में इसी ने फिर विदिशा पर भी आक्रमण किया और वहाँ पर भी इसने लूटपाट की थी। ठीक है। इसके बाद में 1231 ईस्वी में इल्तुतमिश ने ग्वालियर के किले पर आक्रमण किया था और वहाँ पर भी इसने विजय प्राप्त की। ये इतिहास था इसका, इल्तुतमिश का अपने मध्य प्रदेश के संबंध में, ये इसमें आपको इतना ध्यान रखना है। तो हम फ्रेंड्स यहाँ पर भारत का इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ हमारे मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ रहे हैं। तो हमारे मध्य प्रदेश में इन लोगों ने जहाँ जहाँ पर अधिकार किया था सिर्फ उसी को हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। बाकी डिटेल में हम भारत के इतिहास में पढ़ते हैं। शुरू करते हैं अगला वंश, खिलजी वंश। तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन था फ्रेंड्स, ये अपने से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। तो यहाँ पर आप जो फोटो देख रहे हैं ये है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो इसे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने ये खिलजी वंश की स्थापना की थी। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये बीच वाला, ये है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसने खिलजी वंश की स्थापना की थी। फिर इसने क्या करा, तो इसने भी मांडू पर आक्रमण किया। ठीक है। और उसको लूटा और लूट कर दिल्ली चला गया। इन लोगों का बस यही काम है। ठीक है। आसपास के जो क्षेत्र हैं उनको अपने अधिकार में लेना और उनको लूटना, ये इनका काम था उस जमाने में। इसके बाद में इसने ग्वालियर में एक गुंबद आकार का विश्राम गृह बनवाया था। ये अपने से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान रखना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था इसने ग्वालियर को लूटा था और उसमें एक किस प्रकार का विश्राम गृह बनवा कर गया था। तो ये आपको याद रखना है, गुंबद आकार का विश्राम गृह है, ये इसने बनवाया था। या उल्टा पूछ सकता है कि ग्वालियर में गुंबद आकार का विश्राम गृह कौन बनवा कर गया है, तो आपको याद रखना है ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। फिर इसके बाद में अगला शासक आ जाता है, इसके बाद में खिलजी वंश का शासक अलाउद्दीन खिलजी। तो ये अलाउद्दीन खिलजी कौन था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी इसका जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा था और इसी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का ये दामाद भी था, क्योंकि जलालुद्दीन फिरोज की लड़की का विवाह अलाउद्दीन खिलजी से हुआ था, इसलिए इसका दामाद भी हुआ। और इसी अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दी और खुद शासक बन जाता है। तो अगला शुरू करते हैं अलाउद्दीन खिलजी। तो 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मुल्तान का सूबेदार आइनुल मुल्क को मालवा पर आक्रमण के लिए भेजा था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा पर आक्रमण करने के लिए किसको भेजा था, तो ये है आइनुल मुल्क। और ये आइनुल मुल्क कौन था, तो ये मुल्तान का सूबेदार था। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसमें आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में इसने मालवा के राजा महलक देव को और उसके पुत्र को, इन दोनों को युद्ध में मार दिया। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण के लिए जिस आइनुल मुल्क को भेजा था, तो मालवा के राजा और उसके पुत्र को इसने मारा था, तो बताओ उस राजा का नाम क्या था। तो उस राजा का नाम आपको ध्यान रखना है महलक देव। ये इसके राजा का नाम आपको ध्यान रखना है मालवा का। और इसके पुत्र को भी मार दिया इसने, और मारने के बाद में इस मालवा पर इसने अधिकार कर लिया। किसने अधिकार कर लिया, ये अलाउद्दीन खिलजी ने। मतलब भेजा था इसको आइनुल मुल्क को, तो आइनुल मुल्क कौन था, इसका सूबेदार था। और जो सूबेदार ने इसको मार दिया, यहाँ पर अधिकार कर लिया, तो अधिकार किसका हुआ, अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है। इसके बाद में इसी ने उज्जैन, चंदेरी और धारानगरी इन क्षेत्रों पर भी आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद में इनको जीत लेता है। फिर इसके बाद में सुल्तान बनने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने कालिंजर, भेलसा, चंदेरी और धार और मांडू इन नगरों को इसने लूटा था। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस जमाने से अपन देखते हैं कि यहाँ पर इन क्षेत्रों को जीता जाता था। ठीक है। इन पर अधिकार कर लिया जाता था, फिर इनको लूटा जाता था। ये सब इस प्रकार के कार्य करते थे ये लोग। तो फ्रेंड्स आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला जाता है तुगलक वंश। अब तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, तो तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। तो गयासुद्दीन तुगलक ने इस वंश की स्थापना की थी, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। और इसके सूबेदार ने दमोह में एक महल का निर्माण करवाया था।
तो इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि हमारे मध्य प्रदेश में इसने किसको भेजा था, जिसने दमोह में एक महल का निर्माण करवाया था, तो इसने एक अपने सूबेदार को भेजा था, वहां पर दमोह जिले में एक महल का निर्माण करवाया था। फिर इसके बाद में इसे गयासुद्दीन तुगलक का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, और मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन का नाम था जूना खां। पहले का नाम जूना खां ही था, ध्यान रखना। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र का नाम, तो उसका नाम पहले का नाम था ये जोना खां, ठीक है, या उसको जूना खां, दोनों नाम से अपन जानते हैं। और जब वह सुल्तान बनता है तो उसी टाइम पर उसका नाम फिर क्या हो जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक, वह अपना नाम रखता है। इसके बाद में तो गयासुद्दीन तुगलक ने अपने पुत्र जूना खां या जोना खां, इसको मालवा पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि गयासुद्दीन तुगलक ने अपने पुत्र को आक्रमण करने के लिए कहाँ भेजा था, तो मालवा पर भेजा था। और इसी ने मोहम्मद बिन तुगलक ने ही चंदेरी और मालवा इन पर आक्रमण किया, और आक्रमण करने के बाद में इन क्षेत्रों को जीत लिया। तो यहाँ पर भी इनका अधिकार हो जाता है। इसके बाद फिर आगे हम बढ़ते हैं, तो अगला जाता है फिरोज शाह तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक इस वंश का शासक हुआ, ठीक है। अब इसमें अपन देखते हैं कि इसके बारे में जानकारी अपने कहाँ से मिलती है, फिरोज शाह तुगलक के बारे में। तो दुल्लनीपुर एक अभिलेख है, तो ध्यान रखें आप, यह दुल्लनीपुर किस जिले में आता है, तो यह दुल्लनीपुर सागर जिले में आता है। तो वहां पर इसके हमें कुछ अभिलेख प्राप्त हुए हैं, उससे यह स्पष्ट हुआ है कि इस फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ पर शासन किया था। इसके बाद में आगे अपन बढ़ते हैं, तो एक वंश आ जाता है लोधी वंश। तो लोधी वंश का एक राजा था जिसका नाम था इब्राहिम लोधी। इसके शासनकाल में अपन देखते हैं कि मालवा में महमूद खिलजी द्वितीय ने एक स्वतंत्र सत्ता स्थापित की थी, ठीक है फ्रेंड्स। अपन किसकी बात कर रहे हैं, तो जो फिरोज शाह तुगलक था, मतलब तुगलक वंश था, इसके बाद फिर लोधी वंश आ जाता है। तो लोधी वंश का एक अंतिम शासक रहता है जिसका नाम था ये इब्राहिम लोधी, ठीक है। तो ये इब्राहिम लोधी के शासनकाल में अपन देखते हैं कि मालवा में एक शासक था जिसका नाम था महमूद खिलजी द्वितीय। इसने स्वतंत्र सत्ता स्थापित की थी, और इस महमूद खिलजी द्वितीय पर किसका प्रभाव था, तो इसमें चंदेरी का शासक था जिसका नाम था मेदिनी राय। ये इस मेदिनी राय का प्रभाव इस पर था, मतलब मेदिनी राय से सहायता लेता था ये, और इसी कारण से इसने मालवा पर एक अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर पाया था ये। इसके बाद में फिर 1401 ईस्वी में दिलावर खां की मृत्यु के बाद में यहाँ का शासक हुसैन शाह बना था। कहाँ, मालवा में, ठीक है। तो किसके बाद कौन शासक बन रहा है, दिलावर खां, ये इसी में मालवा के शासक थे ये, है ना। महमूद खिलजी द्वितीय के बाद में शासक बनते हैं ये। तो इसमें दिलावर खां की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में शासक बना जिसका नाम था हुसैन शाह। अब इसी हुसैन शाह के समय में क्या हुआ, गुजरात का शासक था जिसका नाम था मुजफ्फर शाह। तो ये मुजफ्फर शाह ने मालवा पर आक्रमण किया और इस हुसैन शाह को पराजित कर दिया, और इसी हुसैन शाह को बंदी बनाकर ये गुजरात ले जाता है। फिर क्या हुआ, तो फिर एक बार मालवा में इसके खिलाफ विद्रोह हुआ। किसके खिलाफ, ये मुजफ्फर शाह के खिलाफ। तो ये मुजफ्फर शाह ने किसको बंदी बना लिया था, हुसैन शाह को। और जब हुसैन शाह को बंदी बनाकर ले गया तो कुछ समय के बाद में मालवा में विद्रोह हुआ ये मुजफ्फर शाह के खिलाफ। तो फिर मुजफ्फर शाह ने कहा कि भैया एक काम करो, तुम ही इसको वापस विद्रोह को दबाने के लिए जाओ। तो हुसैन शाह को वापस इसने विद्रोह बंद करने के लिए या विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था। किसने भेजा था, मुजफ्फर शाह ने। अब हुसैन शाह यहाँ पर मालवा में आया और उस विद्रोह को खत्म कर दिया, शांत कर दिया उस विद्रोह को, और फिर इसी मालवा पर इसने फिर से अधिकार कर लिया और मांडू को अपनी राजधानी बना लिया। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद फिर आगे अपन बढ़ते हैं, तो मांडू का शासक था जिसका नाम था महमूद शाह। तो महमूद शाह के शासनकाल में ही बहादुर शाह ने 1531 ईस्वी में इस पर आक्रमण किया था और इस क्षेत्र को जीत लिया। फिर आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए मांडू का वह कौन सा शासक था जिसके शासनकाल में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने 1531 ईस्वी में मालवा पर आक्रमण किया था और इसको जीत लिया था। तो उसका नाम आपको ध्यान रखना है, बहादुर शाह के समय में। किसने किया था, महमूद शाह ने। कौन था महमूद शाह, तो उसमें ध्यान रखना है। तो महमूद शाह ये अपने मांडू का शासक था और गुजरात का शासक कौन था, बहादुर शाह। तो इस बहादुर शाह ने आक्रमण किया था मालवा पर, ठीक है।
किसके शासनकाल में? तो ये महमूद शाह के शासनकाल में। इसके बाद फिर आगे हम बढ़ते हैं तो आगे आ जाता है मुगल काल। तो इससे मुगल काल से पहले का जितना समय है हम उसको सल्तनत काल के नाम से जानते हैं। तो सल्तनत काल का समय कब से कब तक है? तो आपको थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया है कि 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक ये सल्तनत काल रहता है। तो इसको सल्तनत काल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस काल में सुल्तान बनते थे। और अब यहाँ से क्या होगा? 1526 ईस्वी में हमारे भारत में बाबर ने एक नए वंश की स्थापना कर दी, उसका नाम हुआ मुगल वंश। और उसी मुगल वंश में सबसे पहला जो शासक बना था, पहला जो बादशाह बना था, उसका नाम था बाबर। और इसी बाबर ने हमारे भारत में इस बादशाह पद की शुरुआत की थी, उसकी स्थापना भी इसीलिए की थी। तो इसलिए अब यहाँ से जितने भी शासक बनेंगे ये सब अब सुल्तान नहीं, अब बादशाह कहलाएंगे। तो ऐसे बादशाह पद शुरू करने वाला व्यक्ति बाबर था। ठीक है, तो एग्जाम में अपने से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे भारत में या दिल्ली में सबसे पहले इस मुगल वंश की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम? तो बाबर। बादशाह पद को शुरू करने वाले व्यक्ति का नाम? तो बाबर। और इसने हमारे भारत में राजाओं को पराजित किया था। तो इसमें पानीपत का युद्ध सुने होगा सबने। तो पानीपत का प्रथम युद्ध इसी के समय होता है 1526 में। लेकिन हम यहाँ पर भारत का इतिहास नहीं पढ़ेंगे, हम यहाँ पर सिर्फ हमारे मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि 29 जनवरी 1528 ईस्वी को मालवा का सूबेदार एवं चंदेरी का शासक मेदिनी राय, इसको इसने पराजित किया था। तो अपने से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए बाबर ने कौन से युद्ध में चंदेरी के शासक मेदिनी राय को पराजित किया था? तो यह था चंदेरी का युद्ध। तो चंदेरी का युद्ध था। नाम चंदेरी का युद्ध क्यों हुआ? क्योंकि चंदेरी एक स्थान का नाम है। यह चंदेरी हमारे मध्य प्रदेश में अशोकनगर जिले में वर्तमान में आता है। और यह चंदेरी पहले किस में था? गुना में था। तो चंदेरी एक स्थान है और वहीं का शासक था जिसका नाम था मेदिनी राय। और इसी मेदिनी राय के समय में बाबर ने आक्रमण किया और 29 जनवरी 1528 ईस्वी को ये हार जाता है। कौन? मेदिनी राय। और यहाँ पर भी इसने बाबर ने अधिकार कर लिया, इसको मार डाला था। ठीक है, तो मेदिनी राय को मार दिया और मारने के बाद में इस क्षेत्र पर इसका अधिकार हो गया। फिर इसके बाद में बाबर के पुत्र थे। तो बाबर के पुत्र में हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल, ये इसके पुत्र थे। तो मेदिनी राय की जो लड़कियां थी, उनकी जो पुत्रियां थी मेदिनी राय की, तो उसकी पुत्रियों से बाबर ने विवाह कर दिया था। किसका? हुमायूं का और कामरान का। इसका विवाह इसने कर दिया था बाबर ने। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अगला आ जाता हुमायूं। तो हुमायूं ये बाबर के बाद में शासक बनता है, ध्यान रखना। तो हुमायूं ने ही अपने भारत में और हमारे मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में अधिकार किया था। तो 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के बाद में हुमायूं खुद शासक बनता है। और फिर बाबर के कहे अनुसार बाबर के जितने भी पुत्र थे हुमायूं ने सब उनको थोड़ा थोड़ा राज्य बांट दिया था। क्योंकि बाबर ने मरने से पहले कहा था, किससे? हुमायूं से। तो हुमायूं बड़ा लड़का था इनसे सबसे। तो बाबर ने पहले कह दिया था कि मेरी मृत्यु के बाद में तू इनको बराबर भागों में सब राजपाट को बांट देना। तो उसके कहे अनुसार हुमायूं ने अपने भाइयों को बराबर हिस्सा सबको दे दिया था, किसी के साथ उसने बेईमानी नहीं की थी। तो बाबर की मृत्यु के बाद में हुमायूं शासक बन जाता है। ठीक है, दिल्ली का ये बादशाह बन जाता है। और इसी के समय में हम देखते हैं कि गुजरात का शासक था। तो ये आपको ध्यान रखना है, गुजरात के शासक का नाम बहादुर शाह। इसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था। तो यदि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हुमायूं शासक था दिल्ली का, तो उस समय किस राजा ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था? तो गुजरात का शासक था बहादुर शाह। इसका नाम आपको ध्यान रखना है। और इसी ने फिर बहादुर शाह नहीं, तो बहादुर शाह का नाम हम क्यों पढ़ रहे हैं? ये था तो गुजरात का शासक और इसी ने इस समय हमारे मालवा पर अधिकार कर लिया था। फिर परंतु जल्दी ही जब हुमायूं को पता हुआ कि जो गुजरात का शासक है बहादुर शाह, इसने मालवा पर अधिकार कर लिया है, तो फिर हुमायूं ने इसे हराकर मालवा को अपने अधिकार में कर लिया। किसने अधिकार में कर लिया? हुमायूं ने। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर इसी ने, हुमायूं ने ही कालिंजर पर आक्रमण किया और उसको अपने अधीन कर लिया, उसको अपने अधिकार में कर लिया। तो यहाँ पर आप जो फोटो देख रहे हैं ये है हुमायूं की। ठीक है फ्रेंड्स, और जिस कालिंजर की अपन बात कर रहे हैं, कलिंग अलग है और कालिंजर अलग है। कलिंग उड़ीसा में आता था और ये कालिंजर हमारा वर्तमान में खजुराहो क्षेत्र,
ठीक है, महोबा का नाम था वैसे। तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र आता था कालिंजर, तो इसको भी इसने हुमायूं ने अपने अधिकार में कर लिया। इसके बाद में फिर अगला आ जाता है शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी ये भी एक शक्तिशाली राजा रहा है। तो यहाँ पर आप जो चित्र देख रहे हैं, फोटो देख रहे हैं, ये शेरशाह सूरी की है, ठीक है। तो शेरशाह सूरी ये बहुत ही शक्तिशाली था, सूर्यवंश का राजा रहता है। तो इसका नाम शेरशाह सूरी कैसे होता है, इसका नाम पहले फरीद खां रहता है और फरीद खां से इसका नाम शेरशाह हुआ क्योंकि इसने जंगल में एक शेर को मार दिया था, एक ही बार में शेर को मार दिया था तलवार से, तो उस समय से इसका नाम हुआ था शेरशाह, ठीक है। तो इसी शेरशाह ने फिर किसको पराजित किया था, हुमायूं को। अब तो पहले नाम इसका फरीद खां हुआ, फरीद खां से शेर खां, शेर खां से शेरशाह, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना आप, तो ये सब इतिहास की बात है। तो इसने क्या करा था शेरशाह सूरी ने, तो कन्नौज बिलग्राम इसके युद्ध में इसने हुमायूं को पराजित कर दिया था, जबकि ये शेरशाह सूरी पहले खुद उससे हुमायूं से पराजित हुआ था, लेकिन हुमायूं ने दया करके इसको एक बार छोड़ दिया था। और जब दया करके हुमायूं ने इसको छोड़ा था तो वही हुमायूं की सबसे बड़ी गलती हो गई थी, ठीक है। तो फिर हुमायूं को इसने पराजित किया था कन्नौज और बिलग्राम के युद्ध में, ये आपको याद रखना है। और जो मांडू, उज्जैन, सारंगपुर इसके अंडर में थे, इसके अधीन थे हुमायूं के, वे क्षेत्र इसने जीत लिए शेरशाह सूरी ने। फिर इसके बाद में मध्य प्रदेश में मालवा, रायसेन, ग्वालियर इसको भी इसने अपने अधीन कर लिया। फिर इसके बाद में यहीं पर अपन देखते हैं कि रायसेन का राजा था पूरणमल, इसको भी इसने धोखा देकर मार डाला और वहां पर भी इसने अधिकार कर लिया। फिर इसके बाद में शेरशाह सूरी ने 1545 में बुंदेलखंड के कालिंजर पर इसने आक्रमण किया, ठीक है। अब इस समय यहाँ का राजा कौन था, ये अपने से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब शेरशाह सूरी ने कालिंजर पर आक्रमण किया था, बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है कालिंजर, तो उस समय यहाँ का राजा कौन था, तो उस समय यहाँ का राजा कीरत सिंह था। अब जब कीरत सिंह को पता हुआ कि शेरशाह सूरी ने कालिंजर पर आक्रमण कर दिया है, तो फिर शेरशाह सूरी के डर के मारे ये कीरत सिंह अपने महल में छुप जाता है। और जब शेरशाह सूरी ने देखा कि कीरत सिंह का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, बाहर नहीं निकल रहा है, तो फिर गुस्से में आकर क्या करा, इसने इसके किले के चारों तरफ अपनी सेना के द्वारा घेरा डाल दिया। और जब सेना के द्वारा घेरा डाल दिया गया तब भी ये अपने महल से बाहर नहीं निकला। कौन, कीरत सिंह। और जब कीरत सिंह बाहर नहीं निकलता है तो शेरशाह सूरी का हुआ दिमाग खराब। तो शेरशाह सूरी ने क्या करा फिर, तो शेरशाह सूरी ने अपने सैनिकों से कहा कि एक काम करो कि तुम जो तोप चला रहे हो ये तोप तुम मुझे दो, मैं तोप चलाऊंगा और इस कीरत सिंह को मैं मारूंगा, ठीक है। लेकिन उल्टा हो गया। तो इसने जो तोप चलाई थी उसका नाम था उक्का। फ्रेंड्स, इसका नाम आप याद रखना, चाहे तो आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। ये एग्जाम में अपने से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि शेरशाह सूरी कौन सा एक आग्नेयास्त्र चला रहा था जिसके कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। तो इसने गुस्से में तोप चलाई, उस तोप का नाम क्या था, उक्का। अब तोप चलाई तो तोप का गोला टकराया किससे, दीवार से। तो किले के चारों तरफ दीवार खींची हुई थी, वो दीवार से गोला टकराया और वही तोप का गोला टकराकर इसको शेरशाह सूरी को लग गया और शेरशाह सूरी खुद मर गया। ऐसा धोखा हो गया इसके साथ, ठीक है। तो इसकी डेथ हो जाती है 1545 में शेरशाह सूरी की। तो इस प्रकार से यहाँ पर शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे आ जाता है अकबर। तो अकबर इस मुगल वंश का बहुत ही शक्तिशाली राजा था और अधिक प्रसिद्ध भी रहा है, ठीक है। इसमें मुगल वंश में अपन देखें, मुस्लिम शासकों के शासनकाल में हम देखें तो ये एक ऐसा राजा था जो पढ़ा लिखा नहीं था। एग्जाम में अपने से क्वेश्चन पूछता है कि बताइए किस मुगल काल में वह कौन सा शासक था जो अनपढ़ था लेकिन सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ, तो ये था अकबर, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें आपको ध्यान रखना है। तो ज़्यादा समय तक शासन करने वाला भी शासक था ये मुगल वंश में, ये आपको ध्यान रखना है। इसने भी अपने शासनकाल में मालवा पर आक्रमण किया था और उसको जीत लिया था। और जब इसने यहाँ पर मालवा पर आक्रमण किया था तो उस समय मालवा का शासक था बहादुर शाह, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर बहादुर शाह की रानी का नाम क्या था, तो इसकी रानी का नाम रूपमती था। और इसने राजधानी क्या बनाई थी, तो इसकी बहादुर शाह की राजधानी मांडू थी, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर अकबर ने 1561 ईस्वी में आदम खां को मालवा पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। इसमें आदम खां को विजय प्राप्त हुई थी और इस क्षेत्र में मतलब मालवा में, इसी मालवा क्षेत्र का एक थोड़ा सा भाग था जिसका नाम गोंडवाना था,
ठीक है। तो गोंडवाना ये वर्तमान में हमारे मंडला जिले में आता है। उसी गोंडवाना को गढ़मंडला, गढ़कटंगा इतने नामों से हम जानते थे, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं कि इस क्षेत्र में मालवा पर भी इसका अधिकार हो गया। अब जब गढ़मंडला की अपन बात कर रहे हैं तो गढ़मंडला में भी अकबर अपनी सेना भेजता है। तो गढ़मंडला या गोंडवाना राज्य कहिए या फिर गढ़कटंगा राज्य कहिए, ये इनका सबका एक ही मतलब है और यह क्षेत्र वर्तमान में हमारा मंडला जिला है। तो गोंडवाना राज्य में एक रानी थी जिसका नाम है दुर्गावती। ये बहुत ही प्रसिद्ध रानी रही है, क्योंकि जब अकबर अपनी सेना भेजेगा तो रानी दुर्गावती साहसपूर्ण तरीके से इनका सामना करेगी अकबर की सेना का, ठीक है। तो इस क्षेत्र में गढ़मंडला के नाम से भी इसको जाना जाता है, इसको ध्यान रखना, या तो गोंडवाना कहो या गढ़मंडला कहो या गढ़कटंगा कहो, ठीक है, ये सब एक ही नाम है। तो इस समय इस गोंडवाना क्षेत्र की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम यादव राय था। अपने से एग्जाम में पूछा जाएगा कि बताइए कि जो गोंडवाना क्षेत्र है इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना यादव राय ने की थी। फिर इसमें अपन देखते हैं तो इसका ज्यादा विकास संग्राम शाह के समय हुआ था। तो हमसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि जो गढ़कटंगा है, गोंडवाना है, गढ़मंडला है, इसका ज्यादा विकास किस राजा के समय हुआ था, तो एक राजा का नाम था संग्राम सिंह। तो ये संग्राम सिंह के समय इसका विकास ज्यादा हुआ था, किसका, गोंडवाना का। फिर इसमें अपन देखते हैं कि इसी में अपन देखते हैं कि 52 गढ़ों तक इनका विस्तार हो गया था, किसका, ये गोंडवाना राज्य का। और इसकी राजधानी क्या थी, तो इसकी राजधानी थी मंडला, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ते हैं। तो इस गढ़कटंगा में गोंडवाना राज्य में एक सबसे महत्वपूर्ण रानी के बारे में हमको पढ़ना है, उनका नाम है रानी दुर्गावती। तो रानी दुर्गावती ये गढ़मंडला की रानी थी। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि ये जो तस्वीर आपको दिखाई जा रही है, ये फोटो किसकी है, ये रानी दुर्गावती की फोटो है। और ये कहाँ की शासिका थी, तो गढ़मंडला की शासिका थी, या उसी को हम गढ़कटंगा कहते हैं। और यही गढ़कटंगा गढ़मंडला वर्तमान में हमारा मंडला है और उसी को हम गोंडवाना के नाम से भी जानते थे। तो या रानी दुर्गावती किस वंश की राजकुमारी थी, सबसे पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये है चंदेल वंश की। तो रानी दुर्गावती के बारे में यदि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस वंश की राजकुमारी थी ये, तो चंदेल वंश की राजकुमारी थी। फिर इसके बाद में इनके पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम था कीर्ति सिंह। फिर इनका विवाह किससे हुआ था, तो इनका विवाह हुआ था दलपत शाह से। तो इनके पति का नाम क्या था, दलपत शाह। फिर इनका एक पुत्र था जिसका नाम था वीर नारायण। ये आपको याद रखना फ्रेंड्स, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर थोड़े समय के बाद में हम देखते हैं कि इनके पति की मृत्यु हो जाती है। तो इनके पति दलपत शाह, इनकी मृत्यु 1541 ईस्वी में हो गई थी। जब इनके पति की मृत्यु हो जाती है तो इनका जो पुत्र था दलपत शाह का पुत्र वीर नारायण, मतलब रानी दुर्गावती का भी पुत्र। तो इनका जो पुत्र है वीर नारायण, इनकी तरफ से, वीर नारायण की तरफ से शासन की बागडोर किसने संभाली, रानी दुर्गावती ने। तो वीर नारायण तो नाम मात्र के शासक थे, इसकी तरफ से रानी दुर्गावती शासन कर रही थी। और रानी दुर्गावती के शासन काल में ही अकबर ने एक अपना सेनापति भेजा जिसका नाम था आसफ खां। इसको याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब अकबर ने मुगल सेना को भेजा था मंडला पर आक्रमण करने के लिए, तो उस समय उसका नेतृत्व किस व्यक्ति ने किया था, तो उस समय उसका नेतृत्व किया था ये आसफ खां ने, ठीक है फ्रेंड्स। तो आसफ खां के नेतृत्व में मुगल सेना ने रानी दुर्गावती के क्षेत्र गोंडवाना क्षेत्र पर आक्रमण किया। अब यहाँ पर जब आक्रमण किया जाता है तो रानी दुर्गावती और उनकी सेना, इन दोनों ने मिलकर बहादुरता से इनका सामना किया। कुछ समय तक साहसपूर्ण ये लड़ते रहे, लेकिन फिर धीरे धीरे इनकी सेना मारी जाती है, इनके सैनिक मारे गए। और फिर अंत में हम देखते हैं कि रानी दुर्गावती बचती है। तो रानी दुर्गावती ने देखा कि अपनी सेना मारी जा चुकी है, तो रानी दुर्गावती ने अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए खुद ही आत्महत्या कर ली थी। इसमें आपको ध्यान रखना है। फिर इनकी आत्महत्या के बाद में इनकी समाधि कहाँ पर बनाई जाती है, तो इनकी समाधि बरेला ग्राम में बनाई जाती है। और यह बरेला ग्राम वर्तमान में कहाँ पर आता है, जबलपुर में आता है। तो ये आप लोग इसको याद रखेंगे। इसके बाद में अकबर ने 1569 ईस्वी में कालिंजर के किले पर आक्रमण किया और उसको भी अपने अधिकार में ले लिया था। इस पर भी इसने अपना अधिकार कर लिया। और अकबर ने स्वयं 1601 ईस्वी में असीरगढ़ के किले पर आक्रमण किया था। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर खुद आक्रमण के लिए किस युद्ध में कहाँ गया था,
तो ये असीरगढ़ जो अभियान था, इसका असीरगढ़ अभियान के लिए अकबर खुद गया था 1601 ईस्वी में, और असीरगढ़ के किले पर यहाँ पर इसने आक्रमण किया और उसको जीत लिया। और यही असीरगढ़ अभियान इसका अंतिम अभियान है अकबर का, क्योंकि इसके बाद में हम देखते हैं कि 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इसके यहाँ पर जब विजय मिलती है, अकबर को विजय प्राप्त होती है, कहाँ पर, असीरगढ़ के किले पर, तो यहीं पर इसने विश्राम के लिए किले का निर्माण करवाया था, जहाँ पर ये लोग सब ठहरते थे। और ठहरते इसलिए थे क्योंकि जब दक्षिण में आक्रमण करना था तो यहाँ पर असीरगढ़ में ये लोग रुकते थे, और इसी असीरगढ़ को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। एग्जाम में हमसे क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार पूछ चुका है कि बताइए दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो ये दक्षिण का प्रवेश द्वार असीरगढ़ को कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये लोग रुकते थे, यहाँ पर विश्राम करते थे असीरगढ़ में, और वहाँ से फिर दक्षिण क्षेत्र में आक्रमण करते थे, तो इसलिए इसको दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है फ्रेंड्स। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद फिर अगला आ जाता है औरंगजेब। ठीक है, तो हम अकबर से सीधे कहाँ आ गए, औरंगजेब में। तो औरंगजेब पर हम सीधे इसलिए आ गए क्योंकि इसमें जो अकबर के बाद में जहांगीर आया था, जहांगीर के बाद में शाहजहां आया था, तो इनका कोई वर्णन हमारे मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं मिलता है, तो इसलिए हम देखते हैं सीधे औरंगजेब को। तो यहाँ पर आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये है औरंगजेब की। औरंगजेब बहुत ही क्रूर शासक था। इसने हमारे भारत में मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। उसी समय के बहुत सारे मंदिर टूटे हुए हैं, मंदिर में भगवान की मूर्ति टूटी हुई है, बहुत सारी मूर्तियाँ टूटी हुई है, मंदिर टूटे हुए हैं। ये उसी समय ऐसा हुआ था औरंगजेब के टाइम पर। तो इसमें अपन देखते हैं कि इसके समय में मालवा और बुंदेलखंड पर भी इसने आक्रमण किया था, लेकिन इसी के खिलाफ में हम देखते हैं कि यहाँ पर विद्रोह भी होने लगे थे। औरंगजेब शक्तिशाली तो था, परंतु इसके खिलाफ में कई क्षेत्रों में विद्रोह हुए थे। तो विद्रोह इसलिए हुए थे क्योंकि ये हिंदू धर्म का विरोधी था, है ना। तो इसने हमारे भारत में बहुत सारे मंदिरों को तोड़वाया था, मूर्तियों को तोड़वाया था। इसके कारण हिंदू धर्म के लोग इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे, जबकि अकबर ने ऐसा कुछ नहीं किया था। ठीक है, तो उसमें ध्यान रखेंगे आप। तो बुंदेलखंड में जब विद्रोह होता है तो फिर जो बुंदेलखंड का विद्रोह था वो सफल हुआ। सफल होने के बाद अपन देखते हैं तो इसमें किसका योगदान था इस विद्रोह को बढ़ावा देने में। इस विद्रोह को बढ़ावा देने में छत्रसाल के पिता, ध्यान रखना, ठीक है। तो चंपत राय कौन थे, तो चंपत राय छत्रसाल के पिता थे। तो राजा चंपत राय के नेतृत्व में उस समय विद्रोह हुआ था, और फिर ये छत्रसाल चंपत राय के बाद में शासक बने थे, ध्यान रखना। तो इनकी राजधानी दोनों की क्या थी सम्मिलित रूप से, तो इनकी राजधानी थी ओरछा। ओरछा वर्तमान में निवाड़ी जिले में आता है, यह ओरछा पहले टीकमगढ़ जिले में आता था। इसके बाद में यही ओरछा का राजा था चंपत राय। चंपत राय ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था। इस विद्रोह को दबाने के लिए औरंगजेब ने अपनी सेना भेजी थी, कहाँ, बुंदेलखंड में। और इसमें चंपत राय युद्ध में हार जाता है, और उसी समय अपन देखते हैं कि चंपत राय हार जाता है, और इसका जो पुत्र था छत्रसाल, ये भी मुगलों की सेना में चला जाता है। फिर क्या हुआ, तो एक समय बाद क्या हुआ कि औरंगजेब की जो सेना थी, मुगल सेना, ये आक्रमण करने के लिए दक्षिण में जा रहे थे। तो दक्षिण में मतलब महाराष्ट्र वाले भाग में, तो यहीं पर शिवाजी का शासन था, ठीक है, उसी समय। तो मराठों में शक्तिशाली थे उस समय शिवाजी। तो शिवाजी से मुलाकात हो गई किसकी, राजा छत्रसाल की। तो छत्रसाल की जब मुलाकात होती है तो शिवाजी से छत्रसाल बहुत प्रभावित हुए, और शिवाजी का फिर उन्होंने सहयोग देना प्रारंभ कर दिया था। तो फिर शिवाजी ने इनसे कहा था, किससे, छत्रसाल से, कि आप इनकी अधीनता क्यों स्वीकार किए हुए हैं। तो शिवाजी के कहने पर फिर इसने इन मुगल सेना का साथ छोड़ दिया था, और फिर कुछ समय बाद इसकी मृत्यु हो जाती है, किसकी, औरंगजेब की। और जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो राजा छत्रसाल फिर खुद यहाँ पर शासक बन जाते हैं, कहाँ पर, ओरछा के। और इसी छत्रसाल के समय में एक बहुत ही बड़े लेखक थे जिनका नाम आपको ध्यान रखना है, भूषण। तो जो भूषण थे, भूषण किसके दरबार में रहे थे, तो भूषण छत्रसाल के दरबार में रहे थे। इसीलिए भूषण ने एक रचना लिख कर गए थे, छत्रसाल दशक, नाम सुना होगा आपने, है ना। फिर भूषण हजारा, फिर वही भूषण शिवाजी के दरबार में भी रहे थे। तो इसीलिए उन्होंने शिवा वावनिक रचना का वर्णन किया था। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। तो बुंदेला वंश, फिर अगला आ जाता है बुंदेला वंश। अब ये बुंदेला वंश भी कहाँ का था,
तो ये भी ओरछा का ही था, ध्यान रखना, बुंदेलखंड का ही था। तो इन्होंने भी, अपन देखते हैं कि जो बुंदेला वंश था तो 1531 ईस्वी में इन लोगों ने भी राजधानी किसको बनाया था, ओरछा को बनाया था। तो ये इसमें आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में इस वंश का शासक कौन हुआ, तो इस वंश का शासक वीर सिंह बुंदेला था। इसने जहांगीर के कहने पर अबुल फजल की हत्या कर दी थी फ्रेंड्स। ये हमारे एमपीपीएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीलिम्स में इसको पूछा था कि वीर सिंह बुंदेला ने किसकी हत्या की थी, तो इसने अबुल फजल की हत्या की थी। और किसके कहने पर की थी, तो जहांगीर के कहने पर हत्या की थी इसकी। तो ऐसा क्यों हुआ था, तो जहांगीर अपने पिता अकबर के खिलाफ हो गया था एक बार, ठीक है, जहांगीर ने अकबर के खिलाफ में विद्रोह कर दिया था। तो एक बार क्या हुआ कि ये जो अबुल फजल था तो ये दक्षिण से आ रहा था। जब जहांगीर को पता हुआ कि अबुल फजल किधर जा रहा है, अब दिल्ली जा रहा है अकबर से मिलने, तो जहांगीर को जैसे ही पता चला तो जहांगीर ने कहा वीर सिंह बुंदेला से। तो वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के कहने पर अबुल फजल की हत्या कर दी। इसको याद रखना आप लोग, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर इसके बाद में इसी बुंदेल वंश के राजा के बारे में थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था, छत्रसाल। और इसी छत्रसाल को फिर इसमें मुगल दरबार में 4000 का मनसब दिया जाता है। तो 4000 मनसब का मतलब होता है ये सैनिकों का समूह था। तो ये सैनिकों का समूह इसको सौंपा जाता है छत्रसाल को। फिर इसके बाद में शिवाजी से इसकी मुलाकात हो गई थी। फिर कुछ समय बाद औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और इसने ओरछा पर खुद अपना अधिकार कर लिया था। फिर इसी वंश का एक राजा हुआ था जिसका नाम था हृदय शाह, और हृदय शाह ने ही गढ़ के समीप एक गंगा सागर तालाब का निर्माण करवाया था। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि बुंदेलखंड में हम देखते हैं कि एक गढ़ा नाम की जगह है, वहाँ पर गंगा सागर तालाब का निर्माण किस व्यक्ति ने करवाया था, तो इसका नाम था हृदय शाह। फिर आपसे ये पूछ सकता है कि ये हृदय शाह किस वंश का राजा था, तो ये बुंदेला वंश का राजा था। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि यहाँ पर बुंदेला वंश भी समाप्त हो जाता है। और यहाँ पर आप जो चित्र देख रहे हैं ये किसकी फोटो है, ये राजा छत्रसाल की फोटो है। और इसे राजा छत्रसाल के समय में भूषण रहे थे। ये आपको इसमें याद रखना है फ्रेंड्स, एग्जाम में अपने से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बुंदेला वंश भी समाप्त हो जाता है। आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।